नमस्कार। टीसीएच पर 30 मिनट्स विद पॉलिटिकल प्रशांत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लेकिन आज इंट्रो के पहले एक अपील। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो खबरें जो मीडिया में नहीं आ पाती हैं, वो मुद्दे जिन पर बात नहीं होती है, उन मुद्दों पर बात करने की ताकत हमें लगातार मिलती रहे, तो जुड़िए हमसे। बहुत आसान तरीके हैं, कम से कम वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सारी चीजें जो पिन कमेंट है उसको आप खोलेंगे तो आप देख सकते हैं। जैसे भी हो सके हमसे जुड़िए ताकि हम लगातार काम कर सकें। इस हफ्ते पूरी दुनिया का मामला बड़ा हंगामा खेज रहा। एक खबर तो आप सब लोग जानते हैं, जो इजराइल और फलस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा है। हमास ने पहले हमला किया, अब इजराइल हमला कर रहा है। गाजा पट्टी में जो लोग हैं उनको खाली करने को कह रहा है। और दूर देश में चल रही इस लड़ाई में बेगानी शादी में हमारे हिंदुस्तानी जो अब्दुल्ला हैं वो बहुत दीवाने हो चुके हैं। हालत यह है कि पूरा का पूरा दक्षिण पंथ स्टैंड विद इजराइल कर रहा है। यति नरसिंहानंद जैसे लोग इजराइल जाकर इजराइल के पक्ष में युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। और हमारा पूरा का पूरा जो मीडिया है, गोदी मीडिया, वो इजराइल की गोद में जाकर अब बैठ गया है और इजराइल में रहते हुए युद्ध की रिपोर्टिंग करते हुए बेसिकली एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है फलस्तीनी लोगों के खिलाफ। लेकिन इस हंगामा खेज खबर के अलावा एक बड़ी खबर आई अडानी को लेकर। एक और खुलासा हुआ फाइनेंशियल टाइम के रिपोर्ट से। जाहिर है हिंदुस्तानी अखबार तो ऐसा कुछ करेंगे नहीं, लेकिन फाइनेंशियल टाइम जो ब्रिटेन का अखबार है उसने बाकायदा खुलासा किया कि कैसे कोयले की दलाली में भी अडानी के हाथ खाली हैं। कैसे कोयला जानबूझकर कोयले की इनवॉइसिंग जो थी वो ऐसी की गई कि कोयला महंगा लगे और उस इनवॉइस से जबरदस्त वसूली की गई सरकारों से, और सरकारों ने वसूली की बिजली के दाम बढ़ाकर आपसे और हमसे। और इन सब के साथ 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल बज गया है, डेट्स आ गई हैं और जिनके टिकट घोषित हो गए हैं वो खुशियां मना रहे हैं, जिनके नहीं हुए हैं वो विद्रोह की तैयारी में हैं। पहली बार ऐसा लग रहा है 5 राज्यों के इन चुनावों में कि भारतीय जनता पार्टी ना तो उस तरह की एकता दिखा पा रही है और ना ही उस तरह से नरेशन सेट कर पा रही है। साथ में धार्मिक ध्रुवीकरण का जो मामला होता है वो भी बहुत चलता हुआ दिख नहीं रहा है। तो आज प्रशांत से हम इन सारे मामलों को समझने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ पूरे आधे घंटे ताकि इन बातों को डिटेल में समझ सकें। प्रशांत भाई, स्वागत है आपका इस शो पर। ये अडानी का मामला बार बार निकल के आ रहा है और मजेदार यह है कि बाहर के अखबार लगातार इस पर लिख रहे हैं, लेकिन किसी भारतीय अखबार में इसकी ढंग से रिपोर्टिंग भी नहीं हो रही है। कल जब यह खबर आई फाइनेंशियल टाइम्स से, उसके बाद भी हमने देखा कि टेलीग्राफ के अलावा शायद ही कोई अखबार था जिसने इसको प्रॉपर स्पेस दिया। और कोयला घोटाला तो एक ऐसा मामला है जिससे हम लोग परिचित हैं। 2014 के पहले कोयला घोटाला पे बहुत शोर हुआ करता था। यह अलग बात है कि सीएजी ने जो कुछ कहा था, जब बाद में जांच हुई या कोर्ट में मामला गया तो कुछ निकल के आया नहीं। ये नया कोयला घोटाला क्या है? ये नया कोयला घोटाला देखिए बड़ा एक चालाक ट्रेडिंग का और बेईमानी वाली ट्रेडिंग का एक वो है, और जिसका खुलासा फाइनेंशियल टाइम्स ने किया है। और उन्होंने कोई 30 शिपमेंट को ट्रैक किया है प्रॉपर, और कई महीनों ट्रैक किया है। और इस तरीके से ट्रैक किया है कि उनकी जो शिप्स कोयला लेके चले अपनी जगह से और वो भारत आए, तो वो उनकी जो जियो लोकेशन है, शिप का वेट कितना है, उनका वहाँ पे जो कागज पत्तर हुए हैं, उसके हिसाब से पूरी यानी 3-4 तरीके से ट्रैकिंग की है कि उसमें गलती ना हो। ये देखिए, ये भी जो फाइनेंशियल टाइम्स का इन्वेस्टिगेशन है वो भारत के पत्रकारों को पढ़ना चाहिए कि कितनी समय लगा होगा और कितना वो मेटिकुलस है, कितने बारीकी से उन्होंने अध्ययन किया है। और आप देखिए कि उसमें हुआ क्या है। हुआ ये है कि जो ओवर इनवाइसिंग का मामला है, यानी जो कुछ पैसे से खरीदा और बेचा कुछ और में, और बीच में कोयला का जो दाम है वो बढ़ गया,
52-53% तक बढ़ गया। यानी आप देखिए कि मतलब कोयला चलता है वहां से किसी और कीमत पे, और वो रास्ते में डिक्लेयर करते हैं उसको, और रास्ते में उसकी कीमत बढ़ जाती है। मैं एक फिगर आपको दे दूं कि ये 30 शिपमेंट्स हैं, 30 कार्गो शिपमेंट्स हैं, 30 जहाजों के शिपमेंट है जैसे कोयला आया है। उनकी एक्सपोर्ट प्राइस तो टोटल जो है $139 मिलियन है। और उसके बाद जब वो इंश्योरेंस कॉस्ट वगैरह उसमें मिला ली जाए तो $3 मिलियन और है। लेकिन जब वो भारत में पहुंचता है, यानी रास्ते में ही, वो $215 मिलियन का हो जाता है। यानी कोयला चला एक जगह से और रास्ते में ही उसकी 52% कीमत बढ़ जाती है। आप देखिए कि ये है घोटाला। इसको जरा विस्तार में समझाइए कि आखिर इससे अडानी को क्या फायदा होगा। कीमत बढ़ गई तो अडानी को अधिक कीमत देनी पड़ेगी, आम आदमी तो यही समझेगा। नहीं नहीं, अडानी साहब ने वो इनवाइसिंग की है पावर प्रोजेक्ट्स को, जिनके लिए कोयला मंगाया गया। अच्छा। और वो डिफरेंस उनको मिल गया। तो उन्होंने जिस भाव से अंतर्राष्ट्रीय बाजार से खरीदा, उसी भाव में इनको भारत में पावर प्लांट्स को सप्लाई करना था। तो आपने रास्ते में ही वो 52% बढ़ गया। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है या कोयले में ऐसी क्या गुणवत्ता पैदा हो गई कि जहाज में भारत आते आते वो 52% जो है उसकी कीमत बढ़ जाए। तो तो ये बेसिकली, और इससे नुकसान किसको है? नुकसान उन सरकारों को जो पावर परचेज एग्रीमेंट कर रहे हैं, उन बिजली की उपभोक्ताओं को जिनकी कोयले की बढ़ी हुई कीमत की वजह से ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है बिजली खरीदने में। और जब से ये स्कैम आया, आप देखिए कि अडानी साहब के शेयर फिर डाउन हो गए। तो ये हर 2-3 महीने में एक स्कैम इनका आ रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ है पूरे जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है अडानी का, और उसको यहाँ पे क्लीन चिट मिल जाती है। जबकि डीआरआई पकड़ चुका है। 2016 में डीआरआई ने इसी कोयले के मामले पे सवाल उठाए थे, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने। उसके बाद डीआरआई जो है, उनके और भी चीजें जो हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए हैं उस पर भी डीआरआई जो है वो आरोप लगाता रहा है और पॉइंट आउट करता रहा। सेबी को उन्होंने 2015 में ही सेबी को वो किया था कि फ्लैग किया था कि ये फ्रॉड हो रहा है, और सेबी ने उसको ओवरलुक किया। तो ये मल्टीपल लेवल पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में गड़बड़ है कुछ, जिसकी एक बड़ी विस्तृत जांच होनी चाहिए। सवाल ये है कि जांच हो रही है अपोजिशन लीडर्स की। जांच जो है संजय सिंह की हो रही है, जांच दुनिया भर के सारे जांच जांच परंजय गुहा ठाकुरता की हो रही है प्रशांत, जो अडानी के इन सारे घोटालों पर लगातार लिखते रहे हैं। जी, तो उन्हीं पे जांच हो रही है। तो ये जो पूरा हैंड इन ग्लव है, वो जो साठ गांठ है वो साफ दिख रही है कि उसको बचाया जा रहा है। पहली बात, ये एक दो मतलब कोई 100 करोड़ 500 करोड़ का मामला नहीं है, ये 12,000 करोड़ का डिस्क्रिपेंसी है। और जिसका जो घोटाला है, ये 12,000 करोड़ की ओवर इनवाइसिंग है। तो इसका जाहिर सी बात है कि भारत की अर्थव्यवस्था पे, वो उपभोक्ता पे, स्टेट गवर्नमेंट्स पे उसका असर पड़ा। 12,000 रुपया किसने दिया? इन्हीं सब ने दिया, अडानी जी के पास गया वो। दूसरा एक और मामला आप देखिए कि जो अभी मोदी साहब का जब ये हमास का हमला हुआ इसराइल पे, तो तुरंत उनका एक ट्वीट आ गया, सॉलिडारिटी विद इसराइल। इसराइल के साथ वो खड़े हो गए। और हालांकि अभी हम लोग की चर्चा इस पर करेंगे, लेकिन मैं उसको इसका जिक्र यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ कि G20 में अभी जो हुआ, उसमें एक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बना, जिसके बारे में कहा गया कि चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसका जवाब है।
लेकिन उसमें भी अडानी जी हैं कहीं ना कहीं। कहाँ है मैं बता रहा हूँ। अडानी जी वहां पे हैं कि पूरा जो शिपमेंट है उसका जो ईस्ट एंड है वो तो कांडला पोर्ट से है अडानी साहब के। और दूसरा जो उसका एंड है वो हाइफा पोर्ट है इसराइल में। तो ये मुंद्रा, मेरे माफ कीजिएगा, मुंद्रा पोर्ट से। तो अब मुंद्रा पोर्ट से सामान जाएगा और वो हाइफा पोर्ट से के जरिए यूरोप के देशों में जाएगा वो सामान, वो माल जो एक्सपोर्ट होगा। ये पहले स्वेज कैनाल के थ्रू जा रहा था। अब ये शिप यानी समुद्री रास्ता और रेल का रास्ता, जिसमें कि सऊदी अरब और जॉर्डन भी आएंगे रास्ते में, ये उसके थ्रू है। अब आप देखिए कि जो दोनों पोर्ट है, कनेक्टिंग पोर्ट है भारत से इसराइल तक का, तो जो मुंद्रा पोर्ट है वो अडानी साहब का, और जो हाइफा पोर्ट है जिसका अभी उन्होंने जो है अडानी साहब ने कितना बिलियन डॉलर देकर जो है उसको 1.2 बिलियन डॉलर देकर उसका कंट्रोल ले लिया इसराइल में। और वो इसराइल में कंट्रोल भी तभी हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी वहाँ गए थे और हाइफा पोर्ट की बात हो गई थी। तो ये इसराइल के साथ भी जो पूरी मसला है कि हाइफा पोर्ट तक का, वो भी अडानी जी की ही सब उसमें जाएगा। और उसमें बहुत सारे जो एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस में जो कॉस्ट है एक्सपोर्ट की, वो कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये जो ट्वीट आया और इसराइल के साथ खड़े हुए हैं, इसराइल के साथ और भी तमाम सारे आयाम हैं भारत के और खासकर मोदी साहब के रिजीम के, जिसमें कि पेगासस भी आ जाता है, जिसमें और कुछ भी आ जाता है। लेकिन एक ये देखिए कि ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बना G20 में, उसमें भी अडानी साहब हैं। यानी दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही धीरे धीरे काली हो रही है। जितना आपने समझाया मेरे समझ में यह आ रहा है कि कोयला खरीदा गया 100 रुपए में, रास्ते में उसकी इनवाइसिंग ऐसी हुई कि वो 150 रुपए का हो गया, और इंडिया में फिर 150 रुपए के हिसाब से बेचा गया जो बिजली बनाती हैं उन कंपनियों को, और उसके चलते लोगों को महंगी बिजली देनी पड़ी। आज प्रणंजय गुहा ठाकुरता का एक ट्वीट भी आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन की वो बात कर रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई किया इस बात को कि आपका अगर कास्ट बढ़ गया है तो उससे आपको बिजली के दाम बढ़ाने का हक नहीं मिल जाता, इस तरह की कोई बात है। तो खैर फिर कोई कानून बन जाएगा जिससे बिजली का दाम बढ़ाने का उनको पूरा हक मिल जाएगा। लेकिन इतना ज्यादा करप्शन जितना अडानी का आया है प्रशांत, इसके पहले भी हमने देखा है कि बहुत सारे कैपिटलिस्ट का बड़े नेताओं के साथ, सत्ता के साथ लेन देन रहा है, संबंध रहा है। लेकिन इस तरह का करप्शन आपने कभी देखा है हिंदुस्तान में, या दुनिया का कोई एग्जाम्पल अगर आपको दिख रहा हो तो बताइए कि सरकार इस कदर चुप हो एक कैपिटलिस्ट के लगातार 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 खुलासे के बाद। मतलब अखबार में एक रिपोर्ट आती है, न्यूज क्लिक के बंदे को उठाकर आप यूएपीए में डाल देते हैं, न्यूज क्लिक में जो नौकरी कर रहे हैं उन सबके यहां छानबीन हो जाती है, सबके यहां पुलिस पहुंच जाती है, 8-8 9-9 घंटे उनसे पूछताछ होती है, और यहां एक के बाद एक खुलासे आ रहे हैं, लेकिन कोई सरकारी एजेंसी उस पर कुछ भी नहीं कर रही। जी, अब देखिए स्कैम होते हैं। हर्षद मेहता का स्कैम हुआ, केतन पारेख का स्कैम हुआ, कोयले के घोटाले के स्कैम हुए, मंत्रियों के इस्तीफे हुए, जांच हुई सीबीआई की, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी हर्षद मेहता वाले मामले में तो, और केतन पारेख के मामले में भी। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी किसी को भी सम्मान कर सकती है। पूरी उसकी निष्पक्षता से जांच हुई और उसमें जिसको सजा मिलनी थी सजा मिली। जो उसमें सिस्टमेटिक चेंज होने थे, सिस्टमिक चेंज भी हुए। जो सिस्टम में खामियां थी उसको भी, उन लूप होल्स को भी प्लग किया गया। एक स्कैम को केवल अभियुक्त को अंदर नहीं कर देना है किसी जालसाज को, उसमें गड़बड़ी सिस्टम के कहाँ है, सिस्टम के कौन से लूप होल पकड़ के वो स्कैम हो रहा है, उसको भी प्लग करने का एक जिम्मेदारी होती है, जो कि केतन पारेख के बाद हुआ, या हर्षद मेहता के बाद हुआ, या कोल स्कैम के बाद, या 2G स्कैम के बाद हुआ कि उनके ऑक्शन के तरीके बदले गए, ट्रांसपेरेंट किया गया, पारदर्शिता की गई। हालांकि कोर्ट ने छोड़ दिया,
कोर्ट को कोई सबूत नहीं मिले, क्योंकि वो जो प्राइसेस थी, जो सीएजी के आरोप थे, वो मनगढ़ंत पाए गए कोर्ट के द्वारा। लेकिन आप देखिए कि वो जब मनगढ़ंत पाए गए, वो तो बाद की बात है, और वो मोदी सरकार के रहते ही वो फैसले कोर्ट में आए हैं। लेकिन यूपीए ने तो अपने मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए थे, कनिमोझी और ए राजा जेल चले गए थे। तो स्कैम होना, स्कैम को आप मतलब जो भ्रष्टाचार है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाता है। आपके सिस्टम में लूप होल होते हैं, और उसमें बड़े सारे नेक्सेस हैं, ब्यूरोक्रेसी के हैं, नेताओं के हैं, बिल्कुल होंगे। लेकिन वो पकड़े भी जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं तो जांच होती है, जवाबदेही बनती है सरकार की, मीडिया में शोर मचता है। मुझे नहीं लगता कि अगर मीडिया, उस वक्त का मीडिया अगर शोर नहीं मचा रहा होता, तो यूपीए सरकार कनिमोझी और ए राजा का या सुरेश कलमाडी के इस्तीफे नहीं लेती, ये लोग जेल भी नहीं जाते। तो मीडिया का एक बड़ा भारी रोल है, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं कि अडानी के बारे में इतने बड़े बड़े स्कैम आ रहे हैं। जो हिंडनबर्ग ने खुलासे किए हैं, वो बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे हैं। और आप देखिए कि उसमें अमेरिका में अगर इनसाइडर ट्रेडिंग में जेल हो चुकी है लोगों को, इनसाइडर ट्रेडिंग में जेल हो जाती है, और उसका, उस कंपनी का भविष्य खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे ये जांच की तो बात सोचिए, छोड़िए, मीडिया में ही नहीं आ रहा है, गोल कर दिया गया टेलीग्राफ के अलावा, जैसे आप बता रहे हैं। उसके बाद आप देखिए कि मीडिया में ना आने के बाद ईडी क्या कर रही है, जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं। 6,000 छापे डाले हैं ईडी ने, पत्रकारों से लेकर दुनिया भर के लोगों को, जो भी सरकार के खिलाफ है उसको छापे डालो, उसका लैपटॉप ले लो, मोबाइल ले लो, और उसके बाद 6,000 में से कुल 24 मामले अभी तक कोर्ट में गए, और इन 6,000 में 95% विपक्ष के नेता है। तो क्या विपक्ष के नेता, जिनके पास सरकार का कोई ऐसा ओहदा नहीं है कि वो बहुत बेईमानी कर सके, मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, लेकिन क्या क्या सरकार से जुड़े हुए लोगों का भ्रष्टाचार नहीं है? कल अगर आम आदमी पार्टी ये कहते कि साहब हम एनडीए में जा रहे हैं, एकदम वॉशिंग मशीन चालू हो जाएगी। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह सब बाहर आ जाएंगे। ये जो पॉलिटिकल नेक्सस है एजेंसियों का, अडानी का, सरकार का, और खासकर मोदी साहब का, मतलब ये तो व्यक्तिगत रूप से, अडानी के मामले में तो कोई और दूसरा तीसरा है ही नहीं। तो मोदी साहब को अपनी पारदर्शिता और अपनी निष्ठा जो है वो उसको सबूत देने होंगे। सुप्रीम कोर्ट में नहीं देने होंगे तो जनता की अदालत में देने पड़ेंगे, और जनता हिसाब मांगती है और हिसाब करती भी है। जनता की अदालत बहुत जल्द लगने वाली है। 4 राज्यों में, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, और ये चुनाव लोकसभा चुनाव के ठीक पहले हैं, तो इनका अपना एक इम्पोर्टेंस है। आप लगातार फॉलो कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं सारे स्टेट्स को। अभी क्या सिचुएशन लग रहा है? क्या मुद्दे बनेंगे? कर्नाटक वाले ही मुद्दे बनेंगे, या धार्मिक ध्रुवीकरण की स्थिति दिख रही है? और ये पहली बार है प्रशांत मेरे देखने में कि ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस एक दिखाई दे रही है और भाजपा के अंदर सिर्फ उटव्वल मची हुई है। तो ये क्या भाजपा के कांग्रेसीकरण का कुछ, क्योंकि आप शायद बता पाएंगे, किसी बड़े आदमी ने ये बात कही थी, महत्वपूर्ण आदमी ने कही थी कि भारत में एक ही पार्टी है कांग्रेस, जो सत्ता में आती है वो फाइनली कांग्रेस बन जाती है। तो ये उसकी शुरुआत है, या फिर कहीं वो प्रक्रिया है कि जो भी नंबर 2 नंबर 3 हो उसको पैदा ही ना होने दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, ताकि जो सुप्रीम लीडर है उसके सामने बैठने की, उसके सामने बोलने वाले जो हैसियत है वो उसका कोई दिखाई ना दे, उसका परिणाम है? और क्या आपको लगता है, थोड़ा मैं चाहूंगा इस पर डिटेल, चारों पांचों राज्यों की जो आपके पास सूचना हो वो हमारे साथ शेयर करें, फिर उसके बाद हम इजराइल और गजापट्टी वाला जो लड़ाई पूरी चल रही है उसके कुछ पहलू आपसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें इन चुनावों में हो रही हैं। एक तो ये चुनाव इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है, ये चुनाव अलग अलग पार्टियों का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी का चुनाव है।
आम तो मूलतः कांग्रेस पार्टी ही का चुनाव है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, मध्य प्रदेश में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, राजस्थान में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, तेलंगाना में कांग्रेस वर्सेस बीआरएस है। वहां बीजेपी नहीं है, वहां बीजेपी ने पिछली बार एक सीट जीती थी। 100% इंप्रूवमेंट करेंगे तो 2 सीटें आएंगी, तो वहां पे बीजेपी सत्ता वो कंपटीशन में नहीं है। अब मिजोरम मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट है और कांग्रेस है, और एक वहां पे तीसरा एक मोर्चा छोटी पार्टियों का बन गया है, जो कि इस वक्त जिसने कांग्रेस को काफी डेंट किया वहां पे, और वो भी चुनाव के मैदान में होगा। अब मिजो नेशनल फ्रंट का मामला ये है कि देखिए, जब वो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया इंडिया गठबंधन की ओर से लोकसभा में, तो एमएनएफ ने इंडिया गठबंधन के साथ वोट किया था, सरकार के खिलाफ वोट किया था। तो मिजोरम में भी आप ये नहीं कह सकते कि वो एनडीए गठबंधन का बड़ा मजबूत हिस्सा है, और मिजोरम में चुनाव परिणाम पूरे देश को एक संकेत भी देंगे, संदेश देंगे। मणिपुर का भी असर पड़ेगा उस पर? मणिपुर की हिंसा का उसमें रिफ्लेक्शन आएगा, और वो पूरे देश को संदेश वहां से जाएगा कि मणिपुर की हिंसा के बारे में नॉर्थ ईस्ट क्या सोच रहा है। अब जो बाकी जो राज्य हैं यहाँ पे उत्तर भारत के, बड़ा मजेदार उसमें इस बार ये हो रहा है कि कांग्रेस इस बार नैरेटिव सेट कर रही है और बीजेपी फॉलो कर रही है उसको। बीजेपी नैरेटिव नहीं सेट कर पा रही है। बड़ी संख्या में लोग बीजेपी से छोड़कर कांग्रेस में मध्य प्रदेश में गए, और राजस्थान में स्थिति ये है कि कई सारे रिबल कैंडिडेट वहां पे खड़े हो रहे हैं। राजस्थान के बारे में जिसमें माना जाता है कि वहां पे हर बार सरकार बदलती है, इस बार इस ट्रेंड में भी सवालिया निशान लगे हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की स्थिति स्ट्रांग दिख रही है, लेकिन राजस्थान में भी मैं कहूंगा कि येलो है, वो ना रेड है ना ग्रीन है। तो टक्कर है वहां पे, काफी कांटे की टक्कर है, और जो भी फैसला होगा वो कम सीटों पर होगा। अब एक मजेदार जो दूसरी बात है कि आप देखिए कि मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री ओलंपियाड हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान अपना दावा कर रहे हैं, जनता से पूछ रहे हैं कि मेरा कार्यकाल कैसा था, मुझे दोबारा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय वहां पे उतार दिए गए विधायक का टिकट देकर। वो कह रहे हैं कि मैं तो हेलीकॉप्टर से रैलियां करने आया था, लेकिन अब मुझे विधायक का दे दिया, तो मैं सिर्फ विधायक बनने नहीं आया हूं। उसके बाद एक तीसरे महाशय हैं जो कि कमलनाथ के समय लीडर अपोजिशन थे, गोपाल भार्गव। उन्होंने तो मोदी और अमित शाह और नड्डा जी को भी बाईपास कर दिया। वो कह रहे हैं भगवान की इच्छा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ओलंपियाड चल रहा है। राजस्थान में वसुंधरा राजे जी को किनारे कर दिया गया है, और वहां भी सेंटर से मिनिस्टर उतारे जा रहे हैं। गहलोत साहब के खिलाफ भी सेंटर से मिनिस्टर उतारे जाएंगे। तो बड़ी संख्या में सेंटर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या मिनिस्टर्स हो, उनको विधानसभा के क्षेत्र में उतार दिया गया। इसमें कई हार भी जाएंगे। अब आप सोचिए कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हार जाएगा विधानसभा में, वो 2024 का लोकसभा का चुनाव क्या लड़ेगा? एक विधानसभा का हारा हुआ व्यक्ति लोकसभा में तो उसकी पहले ही हार जो है वो तय हो जाएगी। तो ये पता नहीं, एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट मोदी जी ने किया है कि मैच के ठीक पहले अपने कैप्टन्स को पवेलियन में बैठा दिया है, चाहे वो रमन सिंह हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो वसुंधरा राजे सिंधिया हो। तो अगर मैच के पहले अगर कैप्टन्स को आप बैठा देंगे पवेलियन पे,
तो फिर मैच क्या होगा, आप देखिए कि मुश्किल होगा मैच वो बहुत। जी। आखिरी मुद्दे पे आते हैं, इजराइल फलस्तीन के। एक बात तो आपने शुरू में कर ही दी कि ये बड़ा अजीब सा है कि प्रधानमंत्री के कम से कम 2 ट्वीट आ चुके हैं इजराइल के समर्थन में। एक तो तुरंत आया था, एक उसके बाद आया। और एमईए जो हमारा है, विदेश मंत्रालय है, वो जो ट्रेडिशनल हमारा स्टैंड रहा है कि हम फिलिस्तीन की आज़ादी के पक्ष में खड़े हैं, इसको दोहरा रहा है। हालांकि हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने आतंकवादी हमलों का सिर्फ विरोध किया था, फलस्तीन पे अपना स्टैंड नहीं बदला था। लेकिन ऐसी स्थिति में फलस्तीन की आज़ादी को लेकर जो एमईए का स्टैंड है, वो स्टैंड कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के मुंह से भी बाहर आना चाहिए था। और सारा का सारा मीडिया, जिसको माना जाता है कि सत्ताधारी दल का समर्थक है, और ट्रॉल गैंग जो है, वो तो लगाई हुआ है स्टैंड विद इजराइल करने के। उनमें से तो लोग इजराइल जाकर युद्ध करने के लिए तैयार है, लगातार सोशल मीडिया पर युद्ध चल ही रहा है। तो ये पूरी की पूरी जो स्थिति बनी है प्रशांत, दो चीजें समझना चाहूंगा। एक तो इजराइल में जो चल रहा है उसको आप कैसे देखते हैं, नंबर 1। दूसरा, भारत सरकार की प्रतिक्रिया, एमईए की प्रतिक्रिया, दक्षिण पंथ को खुली छूट खेलने की, ये इसको कैसे देख रहे हैं, नंबर 3। और चौथा, इसका दीर्घकालिक असर क्या पड़ेगा, ये मैं समझना चाह रहा हूं। जी, तो मैं एक एक करके आपके सवालों पे आता हूँ। पहले तो मोदी जी के ट्वीट और एमईए पे आऊंगा, लेकिन उसके पहले एक और मजेदार बात जो आपने अभी बात की कि इजराइल जाने को लोग तैयार हैं। किसी भी, अभी जब मैं बात कर रहा हूं तब भी आप नेतन्याहू के ट्विटर या जो एक्स सोशल मीडिया है उनका हैंडल पे जाइए और उनके किसी भी ट्वीट को आप नीचे कमेंट पढ़िए आप, तो आपको 2 तरीके कमेंट दिखाई देंगे। हिब्रू में दिखाई देंगे बहुत सारे कमेंट, और हिंदी में दिखाई देंगे। अच्छा, ट्विटर में क्या है कि ऑनलाइन ट्रांसलेशन की सुविधा भी है। बिल्कुल। बटन दबाइए, आप वो अंग्रेजी में आ जाएगा। तो जितने हिब्रू में कमेंट आ रहे हैं नेतन्याहू की टाइमलाइन पे, वो तो क्रिटिकल है, उनकी आलोचना कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं इस्तीफा दो, काफी अनपॉपुलर है वो। और हिंदी में जो ट्वीट आ रहे हैं वो आईटी सेल वाले ट्वीट हैं, वो उनको नेतन्याहू को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो आईटी सेल के लोग हैं या सपोर्ट कर रहे हैं हिंदी में, वो इसराइल के अंदर की राजनीति को कैसे प्रभावित करेंगे, ये वो लोग जाने। दूसरा कि देखिए, मोदी साहब ने अपनी पोजीशन को बड़ा वनरेबल बना दिया, बड़ा अजीब सा बना दिया। ये माना जाता है कि भारत का प्रधानमंत्री इतनी पावरफुल पोजीशन है कि सारी सड़कें वहां आके खत्म होती हैं, उसके आगे कोई सड़क नहीं है। प्रधानमंत्री कोई रूल आउट नहीं करता है, प्रधानमंत्री की राय सबसे ऊपर है। लेकिन मोदी साहब ने वो ट्वीट करके ये बता दिया कि मेरी राय भारत सरकार की राय नहीं है, भारत सरकार की राय एमईए की राय है। और वो तब हुआ जब उनका ट्वीट चला गया और कई दिन तक जो है वो एमईए का ट्वीट नहीं आया, एमईए का स्टेटमेंट नहीं आया विदेश मंत्रालय का। तो दुनिया के तमाम देशों ने और खासकर अरब वर्ल्ड ने इस पर चिंता जाहिर की, तो उस दबाव में आया। दूसरा कि वही जिसकी चर्चा भी मैं कर रहा था कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो बन चुका है G20 में। अभी आप उसके इजराइल के खिलाफ साफ साफ खड़े होकर और बिना फिलिस्तीन के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त किए, आप उस कॉरिडोर के भविष्य के ऊपर भी सवाल या निशान खड़ा कर रहे हैं। तो कोई बहुत राष्ट्रहित में उसको नहीं माना जाएगा वो काम जो हुआ। दूसरा कि देखिए, भारत का एक ट्रेडिशनल स्टैंड रहा है फिलिस्तीन को लेकर। हम फिलिस्तीन को एक संप्रभु सॉवरेन देश के रूप में देखते हैं। हमारी मांग है ये, भारत की राय यही है कि भारत चाहता है कि वो एक देश बने, और यही वो एमईए के स्टेटमेंट में भी झलकता है, इस बात की कमिटमेंट। यासिर अराफात को हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल दिया था नॉर्दर्न आयरलैंड मूवमेंट में इंदिरा गांधी ने। भारत पहला नॉन अरब कंट्री है जिसने फिलिस्तीन को जो है वो रिकॉग्नाइज किया था। तो भारत के संबंध बहुत प्रगाढ़ रहे हैं और ऐतिहासिक हैं।
और यासिर अराफात तो जब जिस जनरेशन के हम लोग हैं, हम लोग तो यासिर अराफात के पोस्टर लगाकर पोस्टर देख देख के बड़े हुए हैं, और फिलिस्तीन के प्रति बड़ा भावनात्मक रिश्ता रहा है यासिर अराफात की वजह से। अब ये जो मौजूदा हुआ हमास का हमला हुआ, देखिए हमास का ताल्लुक, ये समझना पड़ेगा हमारे भारतीय दर्शकों को भी कि हमास को अमेरिका ने और तमाम वेस्टर्न कंट्रीज ने आतंकवादी श्रेणी में रखा है, आतंकवादी संगठन की श्रेणी में रखा है। फिलिस्तीन का मसला टेबल पे बैठकर ही हो सकता है, हिंसा से नहीं हो सकता, जो अभी हो रहा है उससे नहीं हो सकता। इजराइल जिस तरीके के अमानवीय काम कर रहा है उससे नहीं हो सकता, हमास के हमलों से भी नहीं हो सकता। वो अक्रॉस द टेबल जो कैंप डेविड में हुआ सफल नहीं हुआ, उसके बाद ओस्लो में हुआ, वो भी आगे नहीं बढ़ पाया, ओस्लो की बातचीत भी, लेकिन सलूशन वहीं से आना है। तो फिलिस्तीन का जो मसला है पूरा, वो दो हिस्सों में उसको हम देखते हैं। एक हमास है जो कि मुस्लिम ब्रदरहुड का जिससे संबंध है, उसी संगठन से वो आता है, और हमास इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता। जो पीएलओ है, जो यासिर अराफात का ग्रुप था, जो ओस्लो के नेगोशिएशंस में था, वो इजराइल को रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन अपने एक अलग देश की मांग करता है। तो ये दोनों दो बेसिक फर्क है, और यही फर्क क्या हुआ कि 2006 के आसपास जो गाजा स्ट्रिप है, वेस्ट बैंक है, वहां की जो स्थानीय सरकारें हैं उनमें चुनाव जीत गया हमास, और हमास एक पार्टी बन गया, और फतेह जिसका संबंध पीएलओ से था वो चुनाव हार गया। अब जो फतेह जो कि पीएलओ का या यासिर अराफात के संगठन से जुड़ा हुआ था, वो फिलिस्तीन को एक सेकुलर देश बनाना चाहता है। वो एक मॉडर्न सेकुलर देश बनाने की उनकी अवधारणा है। मुस्लिम ब्रदरहुड की तो नहीं होगी, वो पॉलिटिकल इस्लाम के लोग हैं। हमास की तो नहीं होगी ये अवधारणा। तो हमास तो इजराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, वो कहता है जी ये तो ये कंट्री नहीं है। तो एक रोक कंट्री, हम भी मानते हैं कि इजराइल एक रोक कंट्री है, और उसको इंटरनेशनल बिरादरी को जितनी सख्ती से इजराइल के साथ पेश आना चाहिए उतनी सख्ती से पेश नहीं आ रहा। उनके अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं इजराइल को लेकर। तीसरी एक बात इंपॉर्टेंट ये हुई है जो कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव में है, जो हमारे देश को भी प्रभावित कर रही है, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे कि वो नेतन्याहू के पक्ष में ट्वीट जा रहे हैं। इसको जरा समझा जाए कि यूक्रेन और रशिया का वॉर हो गया। कोई भी युद्ध जो है वो गलत है, उसमें मानवता की हार होती है, लोग मारे जाते हैं। लेकिन वो युद्ध जब हुआ तो लगभग 30 साल बाद कॉन्फ्लिक्ट जोन नॉन इस्लामिक एरिया से बाहर चला गया, इस्लामिक एरिया से बाहर चला गया। पहली बार कॉन्फ्लिक्ट जोन नॉन इस्लामिक एरिया में गया, यानी रूस और यूक्रेन के युद्ध में इस्लाम का या मुसलमान का कोई फैक्टर नहीं था। और ये कॉन्फ्लिक्ट जोन जब वहां गया और हेडलाइन उसकी बनने लगी, सारे नेगोशिएशंस उस पर होने लगे, चाहे वो G20 हो, चाहे G8 हो, या यूनाइटेड नेशंस हो। तो उससे क्या हो रहा था कि ग्लोबल इस्लामोफोबिया में कमी आ रही थी। अब इतना बड़ा हमला, दो तीन चीजें तो उसमें गौर करने वाली है कि इतना बड़ा जब हमला होता है कि कुछ एक आध घंटे के अंदर 5000 रॉकेट चले जाएं इजराइल पे हमास की तरफ से, तो ये इसने इमीडिएटली एक झटके में क्या किया कि जो कॉन्फ्लिक्ट जोन था वो रूस और यूक्रेन से उठाकर इस्लामिक वर्ल्ड में दोबारा स्थापित कर दिया। अब सारे मीडिया की हेडलाइन, दुनिया की चिंता वो है।
और वो एक नए सिरे से नई वेव इस्लामोफोबिया की पैदा कर रहा है, जिसका असर भारत में भी देख सकते हैं आप। जिस तरीके से बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग एक्टिव हो गए, बयान आने लगे मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के, आईटी सेल के, तो आप देखिए कि इस्लामोफोबिया की एक नई वेव जो है वो आ गई। ये अपॉर्चुनिटी रूस यूक्रेन का युद्ध नहीं दे रहा था। दूसरा कि आप देखिए कि जो नेतन्याहू है, नेतन्याहू चुनाव हार चुके थे, वो एक बहुत फ्रेजाइल कोएलिशन गवर्नमेंट चला रहे हैं, जिसमें एक्सट्रीम राइट भी और लेफ्ट भी है, वामपंथी भी है उसमें, और बहुत अनपॉपुलर अपने देश में है। इस हमले के पहले तक उनके खिलाफ इजराइल के हर शहर में प्रदर्शन हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की नकेल कसने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट की ताकत कम करने की कोशिश की, जिसका बहुत सुप्रीम कोर्ट ने विरोध किया, और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हमारे देश में ऐसे प्रदर्शन नहीं होते हैं, तो वो बहुत अनपॉपुलर, और आज भी अनपॉपुलर हैं। आज भी वहां का मीडिया नेतन्याहू के पक्ष में नहीं खड़ा हुआ है, उनको कोई सिंपैथी नहीं है। वो हमास के खिलाफ है, वो इजराइल के साथ हैं, वो सब अलग बातें हैं, लेकिन नेतन्याहू को उसका कोई कंसेशन नहीं मिल रहा है। वहाँ का मीडिया, वहाँ के एडिटोरियल, वहाँ के संपादकीय लेख नेतन्याहू के खिलाफ अभी भी आ रहे हैं। आम जनता ट्वीट कर रही है उनके खिलाफ, उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। लेकिन ये 3-4 चीजें ऐसी हो गई इस हमले से, जिसका इम्पैक्ट भारत में ही पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म जो वापस जो कॉन्फ्लिक्ट जोन आया है इस्लामिक वर्ल्ड में, जाहिर सी बात है कि ये फिर एक नई कॉम्प्लिकेशंस को पैदा करेगा। तो पिछले हफ्ते की सारी महत्वपूर्ण घटनाओं, ऐसी घटना जिस पर कोई बात नहीं होती है, यानी कि अडानी के भ्रष्टाचार की कहानी जो फाइनेंशियल टाइम के रिपोर्ट से आई, लेकिन यहां लगभग सारी मीडिया उसको दबा गई, और ऐसी घटना जिस पे बहुत ज्यादा बात हो रही है, इजराइल और फलस्तीन के बीच जो संघर्ष है, इन सारी चीजों पर हमने जो बाहर दिख रहा है उसके पीछे क्या है, पर्दे के पीछे असल खेल क्या है और उसका क्या असर पड़ने वाला है। जैसे अब ये कॉरिडोर की बात जो प्रशांत ने की, कि जो कॉरिडोर बनाया गया है जिसकी शुरुआत होती है अडानी के पोर्ट से और जो खत्म होता है इजराइल के पोर्ट पे, उससे समझ में आता है कि कैसे G20 जैसे रोशनी और चमक दमक से भरे जो इवेंट्स होते हैं उसमें भी जो फायदा होता है वो फायदा कुछ खास लोगों का ही होता है। देश का गौरव जिसको बताया जाता है, दरअसल उसका फायदा एक कैपिटलिस्ट उठा रहा होता है या उस जैसे कुछ और कैपिटलिस्ट उठा रहे होते हैं। इजराइल और फलस्तीन में जो लोग स्टैंड विद इजराइल हुए हैं, जिनको न तो इजराइल और फलस्तीन का कोई इतिहास पता है और न ही वो ये समझ पा रहे हैं कि इस युद्ध के बाद से एक बार फिर से जब महंगाई बढ़ेगी, एक बार फिर से जब बेरोजगारी बढ़ेगी, तो इसकी सीधी मार उनके ऊपर पड़ेगी। वो सिर्फ अपनी नफरत के नशे में ये सारा का सारा तमाशा किए जा रहे हैं। अगले हफ्ते भर की घटनाओं पर फिर हम बात करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए।